हेलो प्यारे शिष्यों, आपको पहला वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। कल बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया है। रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा है। बावजूद हम एक दूसरे के सीधे संपर्क में नहीं आ सकते। सीधे संपर्क में इसलिए नहीं आ सकते हैं कि ये महामारी जो है सबको क्या है, रेस्ट्रिक्ट करता है, प्रतिबंधित करता है। और बिहार में जैसे जैसे प्रवासी मजदूर आ रहे हैं वैसे वैसे इसका रफ्तार बढ़ रहा है। फिर भी इससे भय की जरूरत नहीं। कोरोना से डरो। क्यों? क्योंकि इसका डेथ रेट बहुत ही कम है। अब यहां हम लोग लॉकडाउन में रह करके कम से कम इतना सीख लिए हैं कि कैसे अपने आप को सुरक्षित रहा जा सकता है। डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करते हुए, हैंड वॉश का इस्तेमाल करते हुए कैसे हम लोग एक दूसरे से डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए अपने संवाद को, अपने विचार को एक दूसरे से एक दूसरे तक पहुंचा सकें, इसका सीख लिया हमने। इसका ज्ञान हमें हो गया। क्योंकि हो सकता है 2-4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, जब तक टीका इसका नहीं आए तब तक इसी तरह की प्रक्रिया से गुजरना पड़े। शायद एक नई संस्कृति का जन्म हो, एक नई संस्कृति, मिलने जुलने की एक नई संस्कृति का जन्म हो जाएगा कोरोना से। ठीक, बट कोरोना से डरो ना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग। पिछला क्लास में हमने बताया था आपको व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? तो उसका डेफिनेशन हम दिए थे। इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of properties of inanimate matter, that is non-living matter, energy, distance, time and their interrelation. मैंने क्या बताया? फिजिक्स विज्ञान का वह ब्रांच है, शाखा है, निकाय है जहां हम अध्ययन करते हैं निर्जीव वस्तुओं के गुणों का, निर्जीव पदार्थ के गुणों का, सजीव बायोलॉजी में, ऊर्जा का, दूरी का, समय का तथा इनके आपसी संबंधों का। हम बता दिए थे कि और होल यूनिवर्स इज आइदर मेड विथ मैटर और विथ एनर्जी बिकॉज बोथ मैटर एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल टू ईच अदर। मैं आपके सामने बहुत सारा एग्जाम्पल भी रखा था, जैसे न्यूक्लियर फिशन, फ्यूजन, पेयर प्रोडक्शन की ऐसी घटनाएं हैं जहां हम मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में कन्वर्ट करते होते हुए देखें। अब आप कभी ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैटर और एनर्जी कहां से है? हाँ, हाल ही में कुछ दिन पहले लोग खोज किया है गॉड पार्टिकल, जहां से ये दोनों आए, जिसको हिग्स बोसोन पार्टिकल भी कहा जाता है। बोसोन, हिग्स बोसोन पार्टिकल। हिग्स, पीटर हिग्स और आपके इंडिया के बॉस, ये दोनों साइंटिस्ट मिलकर के गॉड पार्टिकल के विषय में बताया। ये दोनों मास और एनर्जी वहीं से आया। ठीक, उतना डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है मास एनर्जी तक रिलेशन रखना। हाँ, थोड़ा जब सोच का स्तर बढ़ जाए, सोचेंगे क्यों नहीं। तो मैं डेफिनेशन आपको दिया था कि इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। फिजिक्स का डेफिनेशन दिया था
It is that branch of science it is that branch of science which deals with the study of properties of non-living matter, इसी को इनएनिमेट मैटर भी कहते हैं, इनएनिमेट मैटर, non-living matter, energy, distance, time and their interrelation मतलब आपसी संबंध and their interrelation. क्या बताया? It is that branch of science which deals with the study of properties of non-living matter, energy, distance, time and their relation. अब देखिए ध्यान से, अब आते हैं हम लोग कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी. फिजिक्स जान गए, बहुत सारा क्वांटिटी है, मैथमेटिकल क्वांटिटी है, केमिकल क्वांटिटी है, बट द क्वांटिटी ऑफ आवर कंसर्न इज फिजिकल क्वांटिटी. जिससे हमें लेना देना है वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी. तो देखा जाए व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी. ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है सर? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? बहुत सिंपल है सर कि फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? तो कहता है ए क्वांटिटी विच डिस्क्राइब्स द लॉ ऑफ फिजिक्स, ए क्वांटिटी which establishes the law of physics called physical quantity. वैसा राशि, वैसा क्वांटिटी जो फिजिक्स के नियमों की व्याख्या करे, ऐसा क्वांटिटी जो फिजिक्स के नियमों की स्थापना करे, क्या कहलाता है सर? फिजिकल क्वांटिटी. ए क्वांटिटी विच डिस्क्राइब्स द लॉ ऑफ फिजिक्स, a quantity which establishes the law of physics is called physical quantity. ऐसा क्वांटिटी जो फिजिक्स के नियमों की व्याख्या करे, जो फिजिक्स के नियमों की स्थापना करे, उसको फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि कहते हैं. ओके, तो इसमें क्या है सर? एक क्वांटिटी विच डिस्क्राइब्स, डिस्क्राइब माने व्याख्या करना, ए क्वांटिटी विच डिस्क्राइब्स द लॉ ऑफ फिजिक्स, लॉ ऑफ फिजिक्स कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. ए क्वांटिटी विच डिस्क्राइब्स द लॉ ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. ठीक, अब देखा जाए ध्यान से एग्जाम्पल में देखिए. एग्जाम्पल का अंदर सर पहला ले लेते हैं फोर्स का. फोर्स करने से फिजिक्स के कौन से नियम की व्याख्या होती है? कहता हाँ सर होती है. इट इज ए कॉज. फोर्स इज नथिंग बट ए फिजिकल कॉज. इट इज ए कॉज व्हेन एक्ट्स ऑन ए बॉडी, either it changes or try to change position or shape of the body.
फोर्स एक कारण है जब किसी वस्तु को लगता है, when it acts on a body, either it changes or try to change shape or position of the body, configuration और position of the body। क्या कहता भाई, यह एक भौतिक कारण है जब किसी वस्तु को लगता है तो उसके आकार को यानी संरचना को बदल देता या बदलने का प्रयास करता या फिर उसके स्थान को परिवर्तित कर देता या परिवर्तित करने का चेष्टा करता। तो फिजिक्स फोर्स कहने से फिजिक्स के एक निश्चित नियम की व्याख्या है, जिससे वेलोसिटी कहने से फिजिक्स के सर्टेन लॉ का प्रोक्लेमेशन होता है। व्हाट इज वेलोसिटी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज वेलोसिटी। तो जिस शब्द के कहने से फिजिक्स के एक निश्चित नियम की व्याख्या हो, वही शब्द क्या कहलाता है सर? फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। ठीक, एग्जाम्पल है फोर्स, वेलोसिटी, डिस्टेंस, मास, स्पीड, etc। आपने क्या देखा? एक क्वांटिटी विच डिस्क्राइब्स द लॉ ऑफ फिजिक्स कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटी जो फिजिक्स के नियमों की व्याख्या करता है। एक क्वांटिटी विच डिस्क्राइब्स द लॉ ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा राशि जो फिजिक्स के नियमों की व्याख्या करे उसी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका फोर्स है, वेलोसिटी है, डिस्टेंस, सबके कहने से फिजिक्स के एक निश्चित नियम का व्याख्या होता है। जैसा कि आपको बताया, फोर्स कहने से फिजिक्स के एक निश्चित नियम की व्याख्या होती है। क्या भाई? ये एक ऐसा फिजिकल कॉज है जब किसी बॉडी को लगता है उसके आकार को, उसके संरचना को बदल देता या बदलने का प्रयास करता है, उसके स्थान को बदल देता या बदलने का प्रयास करता है। ठीक, अब देखिए ध्यान से इसे क्या करता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी किसको होता है। ठीक है, और रिलैक्स रखते हो। फिजिक्स इज वेरी इजी but it is slightly technical. Concentrate your mind while watching the video. Concentrate your mind while watching the video and also have pen and paper. Okay? अब कर हमने फिजिकल क्वांटिटी देखी है। अब देखिए व्हाट आर द काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार होते हैं, इसकी दुनिया क्या है? अब देखा इधर से कि फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार का होता है। फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार का होता है? तो ये फिजिकल क्वांटिटी जो है वो 3 प्रकार का होता है। एक है स्केलर, इसको आप अदिश कहते हो हिंदी में, अदिश, इसमें दिशा नहीं। एक है वेक्टर, हिंदी में सदिश कहते हैं, दिशा के साथ सदिश। एक है टेंसर, अब इसका हिंदी हम भी नहीं जानते। टेंसर नहीं, टेंसर, टेंशन नहीं, टेंसर, टेंसर। सारा प्रक्रिया बताएंगे इसका, लेकिन हिंदी हमको नहीं पता है। आ जाए स्केलर, वेक्टर और टेंसर। तो अब देखिए स्केलर क्या है सर? स्केलर क्या है? तो अदिश इसको कहते हैं। तो मोटा मोटी दिमाग में एक कंसेप्ट है तुम्हारा 10th तक का कंसेप्ट है, 10th तक के लेवल में। A quantity, a physical quantity which has magnitude but no direction. A physical quantity which has magnitude but no direction, magnitude but no direction. ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं। ये बउआ लेवल का कंसेप्ट है। अब बउआ क्या हुआ? 10th के आगे आ गया, भैया बन गया। ठीक, और जो लड़की है वो दीदी बन गई। तो उस स्थिति में ज्ञान का स्तर भी क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ठीक, अब देखिए ध्यान से, हम क्या करते हैं कि इस स्केलर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसके व्यापक जानकारी के लिए इसको 3 पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं।
स्केलर पार्ट 1, स्केलर पार्ट 2, स्केलर पार्ट 3। अब देखेंगे कि इसकी छोटी सी जो दुनिया है वो सामने आ जाएगी। व्हाट इज स्केलर पार्ट 1? स्केलर पार्ट 1 का डेफिनेशन है, स्केलर पार्ट 1 का डेफिनेशन है a physical quantity which has magnitude but no unit and no direction, ठीक। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है, which has magnitude, a physical quantity which has magnitude but no unit and no direction। याद देखिए मार्केबल बात क्या है, आप कह रहे हो कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन यहां कह रहे हो यूनिट नहीं। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं सर, यूनिट नहीं। यूनिट मतलब इकाई। यूनिट किसका नहीं होता सर? जितना भी नंबर है उसका अपना कोई यूनिट नहीं होता है। 1 2 3 4 5, इसका कोई यूनिट नहीं। 5 को आम के साथ लगाओगे तो 5 आम, एक आम का 5 बार यानी 5 आम को बताएगा। 5 को पेन के साथ लगाओगे 5 पेन का बताएगा। 5 को न्यूटन के साथ लगाओगे 5 न्यूटन का फोर्स बताएगा। इसका अपना कोई यूनिट नहीं होता है सर। एक तरफ आप बोल रहे हो कि फिजिकल क्वांटिटी है और दूसरी तरफ बोल रहे हो कि नंबर है। हाँ, तो क्या नंबर फिजिकल क्वांटिटी है? अब आते हैं जगह पर। बहुत सारा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो रेशियो के रूप में, बहुत सारा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो रेशियो के रूप में और उनका कोई यूनिट नहीं होता है। उस सब के सब इस स्केलर का एग्जाम्पल है। जैसे आप 10 तक पढ़े हैं कुछ, उसका एग्जाम्पल मैं लेता हूं, ठीक। आप 10 तक पढ़े हैं उसका एग्जाम्पल हम लेता हूं। पहला एग्जाम्पल है आपका क्या चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाम सुने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? आप जानते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हो? आप 10th पास किए हैं तो रिफ्रैक्शन तो जानते होंगे। लाइट में रिफ्रैक्शन क्या है, कि रिफ्रैक्शन क्या है तो जानते हो। अब देखिए ध्यान से इसमें क्या है कि रिफ्रैक्शन क्या है सर। आप देखिए सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। अगर ये एयर है, ये वाटर है, ये डेंसर है, ये एयर। जब लाइट एयर से डेंसर की ओर आता है, नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है। ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखा होगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या देखा, ध्यान दिया जाए। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में देखा था म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एन, ये सिंबल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या था भाई, साइन आई बाई साइन आर, यानी इसी को स्नेल्स लॉ भी करते हैं। और स्नेल्स लॉ क्या डिफाइन होता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to that of sine of angle of refraction is always constant for a pair of medium, is always constant for a pair of medium. This constant is called a refractive index for that pair of medium. क्या सुना, the ratio of sine of angle of incidence
हिंदी में सुन सकते हैं, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात ज्या कहा जाता है साइन को हिंदी में, और कॉस को कोजिया कहा जाता है। थोड़ा बहुत जानकारी था इसलिए मैं आपको बता दिया कि the ratio of sine of angle of incidence to that of sine of angle of refraction is always constant for a pair of medium. That constant is called refractive index. It is denoted by n or mu. Mathematically n or mu is nothing but sin I by sin r. यानी आपतन कोण के ज्या अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात समय स्वयं नियत होता है, और इसी नियतांक को अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हिंदी है अपवर्तनांक कहते हैं। बोला मैं आपको मीडियम का, आप कोशिश करें समझने का, मीडियम यहाँ आड़े नहीं आएगा। थोड़ा बहुत जानकारी हमको है हिंदी का, इंग्लिश का भी थोड़ा बहुत है। तो म्यू बराबर एन साइन आई बाई क्या हो गया साइन आर। आइए थोड़ा सा एग्जांपल देखिए। लेट आई इक्वल टू 45 डिग्री एंड आर इक्वल टू क्या है 30 डिग्री। आओ देखो, तो साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री, आप जानते हो सिंस साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 एंड साइन 30 डिग्री इज नथिंग बट 1/2, तो नाउ म्यू इक्वल टू 1/√2 1/2, हल कर लो, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√2 काट करके लाओगे √2, तो म्यू इक्वल टू √2 यानी 1.414। ध्यान दो, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू तो आ गया, मैग्नीट्यूड तो आ गया, लेकिन हाथी घोड़ा मोहन विनोद न्यूटन कोई यूनिट है इसका नहीं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसा बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल हैं जिसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं, यूनिट नहीं। तो एक तो आपने देखा, दूसरा भी आप जानते हो। दूसरा एग्जाम्पल है रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी ये क्या भाई? तो आप किसी भी चीज का डेंसिटी निकालते हो, किससे तुलना करते हो? वाटर से। तो डेंसिटी ऑफ एनीथिंग टू दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। तो आरडी रिलेटिव डेंसिटी को, दूसरा एग्जांपल हो गया आरडी, इसको रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं, और ये कुछ नहीं है, डेंसिटी ऑफ एनीथिंग डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, इसका भी कोई यूनिट नहीं है। दूसरा देखोगे मैग्नीफाइंग पावर, तीसरा आप लेंस में देखो, इमेज डिस्टेंस होता है, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस बटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो मैग्नीफाइंग पावर, तो ये हो गया यू वी बाई क्या है, या ऐसे लाया लिख दिया इमेज डिस्टेंस बटा क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका भी कोई यूनिट नहीं है। तो आप इतना चीज ऐसे हो सकता है और ज्यादा, लेकिन हम आपको बहुत चीज बताएंगे जो क्या है सर, इस तीनों के अलावे आपको हम बता रहे हैं बहुत सारा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है लेकिन यूनिट और डायरेक्शन नहीं है। जैसे अब आप देख लो, आप एक साथ सबको देख लो, जैसे आप एग्जांपल में आप सबको एक साथ देख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैग्नीफाइंग पावर, रिलेटिव डेंसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक चैप्टर है जहां बताया जाएगा, इसका भी कुछ नहीं होता है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन,
ये खाली कोफिशिएंट नहीं सर, ये सब पढ़ना है हम लोग को, कोलिजन में पढ़ेंगे। रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेन, इलास्टिसिटी में पढ़ना, स्ट्रेन, पॉइसन्स रेशियो, पॉइजन का स्पेलिंग नहीं लिखा, पॉइसन साइंटिस्ट है, पॉइसन्स रेशियो, रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर मतलब क्या समझ, रेनॉल्ड्स नंबर का मतलब आप रेनॉल्ड्स का नाम सुने कि नहीं? हाँ सर, रेनॉल्ड्स तो सुने हैं, हो सकता नहीं सुने होंगे, अग्निजेल सुने होंगे। रेनॉल्ड्स भारत में एक पेन के रूप में प्रोडक्ट है, पेन माने एक पेन है, एक कंपनी है जो पेन बनाती है, रेनॉल्ड्स। शब्द आप रेनॉल्ड्स का प्रचार कर रहे हैं, नहीं सर, अब ध्यान दिया जाए। हम सिलेबस बताएंगे, थोड़ा सा बेसिक चीज बताने के बाद। हमारा पूरा 11th का सिलेबस 3 पार्ट में है। एक है मैकेनिक्स, या इसको जनरल फिजिक्स का, दूसरा है ऑसिलेशंस, वेव्स एंड ऑसिलेशन, साउंड, और तीसरा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स 3 पार्ट है, जिसमें 70% मैकेनिक्स और 15-17%, 20-17%, 18% का ये हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, और 10-12% क्या है, तो बहुत महत्वपूर्ण है सर मैकेनिक्स। अब आते हैं हम लोग कि यहां रेनॉल्ड्स जो है, मैकेनिक्स का लास्ट चैप्टर जब होगा, विस्कोसिटी एक लास्ट चैप्टर है, उसमें लास्ट आर्टिकल है रेनॉल्ड्स नंबर। क्या है विस्कोसिटी? मतलब चिपचिपाहट। आप पेन तो यूज करते होंगे ना, बॉल पेन यूज करते हैं, तो रेनॉल्ड्स एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने क्या किया, बहुत सारा लिक्विड लिया, आपस में मिलाया, मिला करके उनका डेंसिटी चेक किया, विस्कोसिटी चेक किया, चिपचिपाहट, और अलग अलग बोर के, जैसे 0.45, 0. ये उसका डायमीटर है ट्यूब का, बॉल का, अलग अलग डायमीटर के, अलग अलग रेडियस के ट्यूब से उसको बहा के देखे। ठीक, तो यहां कह रहेगा कि जिस लिक्विड के रेनॉल्ड्स नंबर एक संख्या है, ये किस से क्रिटिकल है, हम बताएंगे आगे लास्ट में, बताएंगे कि मैकेनिक्स क्लास चैप्टर, क्रिटिकल वेलोसिटी, डेंसिटी, विस्कोसिटी और रेडियस, 4 चीज से मिलकर बनता है, इसका कोई अपना यूनिट नहीं। तो जिस लिक्विड के लिए मिलाकर के जो बनाए लिक्विड, जिस लिक्विड के लिए रेनॉल्ड्स नंबर का मान 2000 और उससे नीचे होगा, उसका फ्लो स्मूथ होगा, कंटिन्यूअस होगा, होमोजेनियस होगा, उसका प्रवाह स्मूथ होगा, कंटिन्यूअस होगा, होमोजेनियस होगा। ध्यान दीजिए, तो आपका ये पेन बनाने वाली कंपनी नाम क्यों रखी इस वैज्ञानिक का, अपने प्रोडक्ट का नाम वैज्ञानिक के नाम पर? इसलिए कि लोग समझें कि रिफिल में जो इंक हम डाले हैं और इस रेनॉल्ड्स के विधि से डाले, इस वैज्ञानिक के माध्यम विधि जो था उसके माने तरीका से डाले हैं, ताकि इसका फ्लो स्मूथ होगा, होमोजेनियस होगा, कंटिन्यूअस होगा, नॉन स्टॉप चलेगा, एक समान लिक्विड निकलेगा। इतना सोच करके बिहार में और इंडिया में कोई फोन पेन नहीं खरीदता है, लेकिन उसका सोच यही है। अब समझ में आ गई? तो रेनॉल्ड्स नंबर इस सबके सब ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसका अपना कोई यूनिट नहीं, अपना डायरेक्शन नहीं, ये सब एक रेशियो है जिसके पास मैग्नीट्यूड है, यूनिट और डायरेक्शन नहीं है। आपने स्केलर 1 के विषय में क्या सुना? अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड बट नो यूनिट नो डायरेक्शन। ये एक प्रकार का स्केलर हो गया। इसका एग्जाम्पल आपको बता दिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव डेंसिटी है, मैग्नीफाइंग पावर है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है,
और बहुत सारे शब्द आगे देखेंगे। ठीक, तो एक चीज हमने समझा कि व्हाट इज स्केलर पार्ट 1। अब हम लोग देखना है सर स्केलर पार्ट 2 क्या है, ये स्केलर पार्ट 2 क्या है। स्केलर पार्ट 2 क्या है सर, देखा जाए स्केलर पार्ट अभी कह रहा है सर अब फिजिकल क्वांटिटी, ये सब हम लोग जानते हैं मोटा मोटी, इसी को हम लोग जनरली फोकस करते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, यही तो हम लोग बोलते हैं ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं। अब इसका एग्जांपल देखा है, एग्जांपल में सर मास, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर, etc, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। मास, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर और बहुत सारे। आपने देखा है सबके पास यूनिट है, मास का केजी, डिस्टेंस का मीटर, स्पीड का मीटर पर सेकेंड, वर्क का जूल, एनर्जी का जूल और पावर का वाट। आइए फिर से ध्यान दें, मास का केजी होता है। अब ध्यान दीजिए मास का यूनिट केजी आते हैं। पहले देखिए डायरेक्शन इसमें सब में मीनिंगलेस है, शब्द में मीनिंगलेस डायरेक्शन। अब जैसे आप कभी भी कोई चीज खरीदने जाते हैं, आप जाते हैं सर सेव खरीदने, कि थोड़े कहते हैं सर कि 1 केजी सेव पूरब से पश्चिम दे दीजिए, 2 किलो आलू ऊपर से नीचे दे दीजिए, 1 किलो प्याज बामे से देंगे। पूरी तरह से बाद वाला बात गलत है सर, मीनिंगलेस है सर। हमें मात्रा बताना होता है, डायरेक्शन यहाँ कोई मायने नहीं रखता, डायरेक्शन यहाँ कोई मायने नहीं रखता, यहाँ डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं है सर। बात समझ में आ गई? तो आप क्या देख रहे हो यहाँ कि डिस्टेंस में इसका मीटर, डिस्टेंस क्या सर, किसी भी डायरेक्शन में जो उसका पाथ का एक्चुअल लेंथ है इसको डिस्टेंस। अब आते हैं यानी इसमें कहीं कोई डायरेक्शन नहीं है सर, किसी भी जिसका चर्चा की यूनिट डील करने में भी हम लोग गड़बड़ी कर देते हैं। हम लोग क्या समझते हैं कि जैसे आप जाते हो क्या कहते हो भाई 1 किलो टमाटर दे। अब देखो ध्यान से बिहारी भाषा, यहां जनरली हम लोग केजी नहीं कहते हैं, किलो कहते हैं। अंतर समझिए, 1 किलो सेव और 1 केजी सेव, 1 किलो आम 1 केजी आम। अब अंतर समझिए, किलो का मतलब होता है, किलो एक प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स किसको कहते हैं, जो शब्द के पहले लगता है। सफिक्स किसको कहते हैं, जो शब्द के बाद लगता है। हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग शब्द के पहले, प्रत्यय शब्द के बाद। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, किलो का मतलब केवल और केवल 1000 और कुछ नहीं। किलो मीन्स 1000। आप देखिए ध्यान से, तो किलोग्राम यूनिट ग्राम है, उसमें केजी लगा है, किलो लगा है, किलो लगा है, मतलब 1000 ग्राम। यानी किलोग्राम का बकौती नहीं है कि जब लगेगा ग्राम के साथ लगेगा। एक कहता है किलोमीटर, किलो तो वहां भी लगता है मीटर के साथ, तो किलो जब मीटर के साथ लगा तो 1000 मीटर, किलो जब ग्राम के साथ लगा तो 1000 ग्राम, किलो जब वाट के साथ लगे तो 1000 वाट। ध्यान रखिए,
ये वर्ड इतना पॉपुलर हो गया केजी के दिमाग में हो गया भाई कि किलो बोलो केजी बोलो सभी एक बात है, लेकिन नहीं, किलो एक प्रीफिक्स है, इसका वैल्यू क्या है, किलो का मतलब क्या है 1000। जैसे 2020 लिखना है अभी तो 2K20 आराम से लिख सकते हैं, 2K20 2020। ध्यान दीजिए, उसी तरह से कहता रहेगा कि आप ध्यान दो, 1 किलो सेव बोले मतलब गिन के 1000 सेव बोले, 1 किलोग्राम सेव बोले मतलब तौल करके 1000 ग्राम, दोनों में अंतर है। 1 किलो टमाटर तो मतलब गिन के 1 किलो टमाटर, 1000 टमाटर, 1 किलो आम तो मतलब गिन के 1000 आम। अब समझ में आ गई बात बाबू को? तो अब कभी भी मत बोलिए जाके 1 किलो सेव दो, 1 केजी सेव, ठीक। अरे इंडिया में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आउटसाइड जाइएगा तब आपको लोग समझेगा। क्यों? क्योंकि आप 1000 सेव लेके बैठे भी नहीं किया बेचने के लिए, आप बार बार आग्रह कर रहे हो 1000 सेव दो, तो भाषा तो समझ रहे हो, और आप क्या समझ रहे हैं कि वो तो भाई चलता है हमारे यहाँ। इसलिए ध्यान रहे कि आप अब किलो से किसी चीज को मत मपवाइएगा, तोड़वाइएगा, किलोग्राम से तोड़वाइए, केजी से, ठीक है? अब समझ गए होंगे आप। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर क्या है, तो ये दूसरा जो देखें हम लोग, दूसरा जो स्केलर है, दूसरे टाइप का स्केलर है, इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन यूनिट सबका है। मैग्नीट्यूड है, यूनिट है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड है, यूनिट है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। आइए अब आते हैं स्केलर 3 को देखते हैं। स्केलर 3 को देखा है सर। स्केलर 3 क्या है? स्केलर 3 क्या कहता है सर? कहता है सर अ फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude as well as direction. A physical quantity which has magnitude as well as direction. ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है भाई, डायरेक्शन। ध्यान दीजिए, आगे की बात सुनिए। बट डज नॉट गवर्न बाय, बट डज नॉट governed by law of vector algebra, but does not governed by law of vector algebra. आइए ध्यान दीजिए बिंदु, कहता है कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, हाँ, बट डज नॉट गवर्न बाय लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। गवर्न माने नियंत्रित होना, लेकिन मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी, लेकिन वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करता। वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करता तो वेक्टर के नियम क्या है सर? हाँ, ये देखिए ध्यान से, वेक्टर के नियम देखिए जो जनरल से सर अलग है। जैसे आपको मैं बोलूं 10 न्यूटन और 5 न्यूटन, न्यूटन तो आप जानते हैं यूनिट है फोर्स का, दो वैल्यू दिए फोर्स का, एक 10 न्यूटन दूसरा 5 न्यूटन। अब इसको जोड़ करके आप हमें बताइए कि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन का सम क्या होगा। सोच लीजिए थोड़ा, तो आपका जवाब बेझिझक क्या बोलेंगे? 15 न्यूटन। आपका जवाब क्या होगा? बेझिझक जवाब होगा, विदाउट एनी हेजिटेशन आप बोलोगे 15 न्यूटन, जबकि 100% गलत है। हाँ, ये केस हो सकता है कि 15 हो सकता है, हाँ, यानी इसका जवाब बहुत सारा होगा, 10 न्यूटन और 5 न्यूटन। आइए तो देखें ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं कि आप एक बॉडी ले लिए, बॉडी ले ली, अब आपने बोला 10 न्यूटन और 5 न्यूटन का फोर्स का सम क्या होगा।
अब इस बॉडी पर 10 न्यूटन का फोर्स इधर ही लगाइए, 5 न्यूटन का फोर्स इधर ही लगाइए, दोनों एक ही दिशा में लगे, तो 10 और 5 मिलकर क्या होगा सर? 15। स्वाभाविक है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में लगाए। डायरेक्शन मैंने देखिए, डायरेक्शन का मतलब देखिए, दोनों को सेम डायरेक्शन में लगाए तो 15 हो गया सर। अब आइए तो ध्यान दें, 10 न्यूटन इधर लगाइए, 5 न्यूटन इधर लगाइए, 10 न्यूटन इधर लगाइए, 5 न्यूटन इधर, क्या होगा? अब कितना रिजल्ट होगा? 5 न्यूटन, 10, 5 कैंसिल कीजिए, 5 से इधर जाएगा। तो आपने देखा क्या कि यही 10 और 5, 10 न्यूटन और 5 न्यूटन, थीटा कितना डिग्री? 0 डिग्री, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक ही लाइन पर लगा, इनका रिजल्ट क्या हो गया? 15 न्यूटन हो गया। लेकिन इसमें 10 इधर, 5 इधर, 5 न्यूटन इधर, इनके बीच का एंगल 180 डिग्री, इनका रिजल्टेंट क्या होगा सर? 10 माइनस 5, 5 न्यूटन हो गया। अरे भाई अभी 10 और 5 15 हुआ था, अभी 10 5 5 हो गया। तो यानी कि जब 0 डिग्री का एंगल था 10 और 5 15, 180 डिग्री का एंगल है, 10 और 5 क्या हो गया? 5। 90 डिग्री का होगा कुछ और, 20 डिग्री का होगा कुछ और। इसका मतलब स्पष्ट है कि विदाउट नोइंग द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, विदाउट नोइंग द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, it is impossible to find their resultant. It is impossible to find their resultant. यानी बिना दो वेक्टर के बीच का एंगल जाने हम उसका रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते हैं। और जैसे ही हम रिजल्ट एंगल बोलेंगे, रिजल्टेंट यानी ये एक अलग प्रकार का अलजेब्रा है। वेक्टर अलजेब्रा इज a new kind of algebra which is quite different from general algebra. 10 रुपया 5 रुपया जोड़ना हमेशा 15 रुपया होगा सर, 10 आम 5 आम जोड़ना हमेशा 15 आम होगा सर। लेकिन 10 न्यूटन 5 न्यूटन जोड़ा है, एंगल बताओगे तब रिजल्ट बताएंगे, एंगल नहीं बताओगे रिजल्ट नहीं बताएंगे। अब समझ में आ गया? यानी क्या सुना आपने? आपने सुना कि ऐसा स्केलर है जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करता है। यही कारण है स्केलर होने का। वेक्टर का नियम का पालन करता है, यानी इनका सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन यदि एंगल पर डिपेंड करता तो वेक्टर कहलाते, लेकिन इनका सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन ये डिपेंड नहीं करता है किस पर? एंगल पर। एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में आते हैं करंट। नाम सुना आपने? करंट के विषय में क्या जानते हो? एक छोटा सा हम सर्किट बना देते हैं। ये सिंबल तो सब देखे होंगे, ये सेल का सिंबल, ये प्लस ये माइनस, ये रेजिस्टेंस का सिंबल। हम जानते हैं करंट किधर से फ्लो करता है, हम जानते हैं करंट किधर से फ्लो करता है सर? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। करंट फ्लो करता है किधर से सर? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। आप कभी भी किसी व्यक्ति को, बिजली मिस्त्री से, इलेक्ट्रिशियन से ऐसा कहते सुने हैं, मिस्त्री मेरा तार 0 डिग्री पर जोड़ दो, हमारे यहाँ ज्यादा लाइन आएगा। और इस जैसे 0 डिग्री पर 10 5 क्या हो गया? 15। और ये बदमाश आदमी है, इसका 180 डिग्री पर जोड़ दो, 10 5 का क्या आएगा? 5 आएगा। ध्यान देना इसमें 10 और 5 का वहां वेक्टर में अनेकों मान होते थे थीटा बदलने से, लेकिन ध्यान दीजिए तो तार जोड़ते समय कोई मिस्त्री को एंगल का डायरेक्शन देता है? नथिंग। आपने क्या समझा? किसी करंट, किसी तार से करंट प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है सर? ठीक ढंग से उससे क्या होता है? ठीक ढंग से सट करना, ठीक ढंग से कनेक्ट होना, ठीक ढंग से उससे जुड़ना, ठीक ढंग से सट करना। The sufficient condition to withdraw current from wire is just to touch the two wire properly. Is just to touch the two wire properly. किसी तार से करंट प्राप्त करने का आवश्यक शर्त क्या है? ठीक ढंग से उसके साथ सटना। अब whatever be the angle between the two wires, यानी हम लोग धोखा फंसाते तो एंगल देखे कि 60 डिग्री पर फंसा के 90 डिग्री पर नहीं, ठीक ढंग से सटना चाहिए। इसका मतलब
करंट में डायरेक्शन भी है, किधर से सर, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। मैग्नीट्यूड भी है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, लेकिन इनका जुड़ना और घटना एंगल पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के बावजूद करंट क्या है सर, स्केलर है। करंट क्या है सर, स्केलर है। यानी करंट में डायरेक्शन क्या है सर, इनका डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और मैग्नीट्यूड क्या है सर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, इटीसी। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, इटीसी इत्यादि। ये सब इसके क्या है, मैग्नीट्यूड। लेकिन ध्यान दीजिए, तो आप क्या देख रहे हो, एक तार इधर से आ रहा है, एक तार इधर से आ रहा है, जंक्शन है, और तीसरा तार इधर से। इसमें I1 करंट, इसमें I2 करंट, इसमें I, ये ठीक है। तो क्या कंसेप्ट कहता है, I ऑलवेज इक्वल टू I1 प्लस I2। I का मान हमेशा I1 प्लस I2 चला रहा है जैसा, चाहे थीटा 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, उससे कोई मतलब। यानी I ऑलवेज इक्वल टू I1 प्लस I2 व्हाट एवर बी दी वैल्यू ऑफ थीटा। चाहे थीटा का कुछ भी मान हो, I का मान ऑलवेज I1 प्लस I2 ऐसे रहेगा। आप देखो तो ध्यान से, ठीक समझने के लिए आप ट्यूब ले लीजिए। ट्यूब, ये ट्यूब क्या है, ऐसे जंक्शन बना है एक, ये ट्यूब कुछ इस प्रकार का है। इधर से 1 लीटर पानी डालिए, इधर से 1 लीटर, सब ध्यान दीजिए, 2 लीटर पानी इधर से निकल भी करेगा, इधर से डालिएगा, इन दोनों आकर के सम हो रहे हैं, तो 2 लीटर आएगा तो 2 लीटर निकलेगा, क्योंकि ये वाटर को कंप्रेस नहीं कर सकते, और जितना इनकमिंग होगा उतना ही आउटगोइंग, चाहे थीटा कुछ भी हो। तो जिस प्रकार से आपने क्या देखा, ट्यूब का काम क्या रहा, प्रवाह के लिए रास्ता उपलब्ध करा, यानी पानी के प्रवाह के लिए, कोई भी लिक्विड के प्रवाह के लिए रास्ता उपलब्ध करा। उसी प्रकार से कंडक्टर का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए पाथ प्रोवाइड करना। तो इधर से 10 इलेक्ट्रॉन, इधर से 20 इलेक्ट्रॉन, तो 30 इलेक्ट्रॉन जाएगा ही, थीटा का मान 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। बात समझ आ गई। यहां क्या देखा कि करंट एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा का पालन नहीं करता। मतलब इसका जुड़ना घटना इस बात पर निर्भर नहीं करता। एंगल क्या है, 2 वायर के बीच, ये सिंपल अलजेब्रा जैसा जुड़ता करता है। यही कारण है कि ये स्केलर है, कोई दिक्कत। इसी तरह से टाइम है, टाइम में मैग्नीट्यूड भी है, टाइम में डायरेक्शन है कि नहीं। अरे भाई डायरेक्शन, बहुत सारे लोगों से पूछे डायरेक्शन है, हाँ सर क्या है, क्लॉकवाइज। तो भाई आप जब डिजिटल क्लॉक लोगे तो भूख भागता अंदर बाहर, हर घड़ी घड़ी में डायरेक्शन अलग अलग, वो टाइम का डायरेक्शन नहीं है, वो इंजीनियर द्वारा बनाया गया एक मशीन है जो एक मैकेनिज्म के आधार पर चलता है और वो टाइम बताता है। आज किसी का घड़ी खराब, उसके लिए टाइम रुक गया नहीं। तो टाइम के विषय में कहता है कि इसका डायरेक्शन है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। इसका दिशा हमेशा निर्धारित है वर्तमान काल से भविष्य काल तक। नो वन कैन चेंज, नो वन कैन स्टॉप, नो वन कैन रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ टाइम। समय के प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता, कोई पीछे नहीं ले जा सकता और कोई तेज नहीं कर सकता। यानी हम अब कहें कि सर 5 साल बाद आप इंजीनियर बन जाओगे, 2 साल बाद आप इंजीनियर बन जाओगे, बन के दिखाओ, तो कोई एक्सीलरेट करके जा सकता है नहीं। हाँ ये कहेगा कि समय अपने प्रवाह से जब 2 साल पूरा करेगा तब हम लोग उस समय आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि हम क्या बने क्या नहीं बने। तो टाइम में भी डायरेक्शन है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। इसमें मैग्नीट्यूड है सर, मिनट, घंटा, ईयर, दिन, सेंचुरी,
लेकिन जोड़ना है 10 साल 5 साल, ये पूछना नहीं पड़ेगा भाई। 10 साल के एक लड़का, एक 15 साल का लड़का, उनके बीच के एंगल क्या 10 15 25 होगा ही सर। यानी कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा का पालन नहीं करता है, इसलिए वो स्केलर है। तो स्केलर की एक छोटी सी दुनिया आपके सामने रखें। क्या रखें? ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, पहला जिसमें मैग्नीट्यूड है, यूनिट और डायरेक्शन नहीं। दूसरा में रखा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं, लेकिन यूनिट भी। तीसरा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने रखा जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा का पालन नहीं करता, इसलिए ये स्केलर। अब अगर आप इस पूरी बात को समझ गए हो, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने हम दे रहे हैं, अब आप बताएं सही क्या? एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, उस स्टेटमेंट के आधार पर 2-3 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ही ऑप्शन सही होगा। कौन ऑप्शन सही होगा आपको बताना। क्वेश्चन है ये, a physical quantity which has magnitude as well as एक phrasal word है, as well as, इसका मतलब साथ साथ। A physical quantity which has magnitude as well as direction, then which one of the following statement is correct? Then which one of the following is correct? निम्नलिखित में से कौन से? पहला, it is always vector। दूसरा, it is always scalar। तीसरा, it may be vector or scalar और scalar। चौथा, none of the above, ऊपर में से कोई नहीं, of the above, none of the above। आप देखिए कितना छोटा सेंटेंस है। करेक्ट, फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। अब इसमें से क्या हो सकता है? इट इज ऑलवेज वेक्टर, इट इज ऑलवेज स्केलर, इट मे बी वेक्टर और स्केलर, नन ऑफ द अबव। बताइए तो क्या होगा? आप क्या गेस कर रहे हैं? इट इज ऑलवेज व्हाट? वेक्टर, स्केलर, क्या होगा? अब सोचने के लिए वीडियो रोक दीजिएगा, फिर सोच लीजिएगा, जब नहीं समझ में आए फिर वीडियो चलाइएगा, आंसर भेज देंगे। क्या होगा भाई? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, इट मे बी वेक्टर और स्केलर। क्यों? क्योंकि आपने केवल बोला है कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये नहीं बोले ये वेक्टर अलजेब्रा का पालन करता है कि नहीं करता। अगर ये बोलते एंड इज कवर्ड बाय लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर होता है, एंड डजंट कवर्ड बाय लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, स्केलर होता है। लेकिन छोड़ दिए तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो तो दोनों के साथ होता है सर। किसके साथ? वेक्टर के साथ भी होगा और स्केलर के साथ भी होगा। इसलिए सबसे राइट ऑप्शन कौन है? इट मे बी वेक्टर और स्केलर। बस समझ में आ गई? अब देखिए ध्यान से, हम छोटा सा जो स्केलर की दुनिया था उसके विषय में छोटा सा चर्चा हमने कर लिया। अब आते हैं, देखते हैं कि वेक्टर उसकी दुनिया।
हाँ, इसमें आपको 4-5-6 क्लास तक लग सकता है, ज्यादा लगेगा कम नहीं। क्यों? क्योंकि जहां भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आएगा, जहां भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आएगा, आप यूज करोगे इसी अलजेब्रा। इसका व्यापक दुनिया है, थोड़ा देखेंगे सर। तो व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर क्या है? इसको हम लोग 3 तरह से डिफाइन करते हैं। वेक्टर को 3 तरीका से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, वेक्टर को 3 तरीका से डिफाइन कर सकते हैं, 3 तरीका से हम लोग परिभाषित करते हैं। वर्ड में, पिक्चर में और सिंबल में। वर्ड में, पिक्चर में और सिंबल में। तो वर्ड में क्या किसे कर सकते हैं सर? अभी तक तो आपको बताया देखा जाए, अ फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude as well as direction and is governed by law of vector। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी और वेक्टर के नियमों का पालन भी करता है। एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, TORQ, ETC। इस सभी में क्या है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। ठीक, तो वर्ड में हम लोग वेक्टर को कैसे दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं? वर्ड में तो आप देखिए। अब पिक्चर में देखते हैं, पिक्टोरियल व्यू क्या है? किसी भी चीज का पिक्चर बनाते हैं तो पिक्चर में कुछ गुण होना चाहिए। तो मूलतः वेक्टर में 2 गुण, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वैसा कोई भी पिक्चर इन दोनों गुणों को व्यक्त कर दे, वेक्टर का पिक्चर कहलाएगा। मैं क्या बोला कि वेक्टर में बेसिकली 2 गुण हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। नियम का पालन करता है वो गुण में नहीं, तो उसको फोटो में नहीं बता सकते। हाँ, ऐसे बता सकते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ऐसा हम पिक्चर बनाए जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को बता दे, क्या कहलाएगा सर? वेक्टर का पिक्चर। हम इसके लिए क्या कर रहे हैं सर? हम इसके लिए क्या कर रहे हैं? ठीक, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। हमने क्या बोला? एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। 3 वर्ड बोला, डायरेक्टेड जिसमें डायरेक्शन हो, जिसमें डायरेक्शन, डायरेक्टेड मतलब जिसमें डायरेक्शन मेंशन हो। लाइन माने रेखा, सेगमेंट माने टुकड़ा। रेखा तो अनंत होता है सब लंबा, सेगमेंट में टुकड़ा। तो यहाँ OA क्या हो गया? एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गया। इसकी डायरेक्शन क्या हो गया? O से A की। तो इसमें क्या है सर? इसमें डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में एक है इसकी लंबाई, लाइन सेगमेंट की लंबाई, और दूसरा क्या है सर? तीर का निशान। तो ये लेंथ जो है ना, ये लेंथ जो है, आप समझ रहे हो क्या बताएगा? वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा। और ये तीर का निशान जो है ना, एरो
एरोटिप जो है ये लेंथ, एरोटिप, एरो माने तीर और टिप माने निशान, नोक। तो एरोटिप क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। लेंथ क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड। मतलब अगर 10 न्यूटन के वेक्टर को दिखाने के लिए 1 सेंटीमीटर, तो 20 न्यूटन के लिए क्या होगा? 2 सेंटीमीटर। 30 न्यूटन के लिए क्या होगा? तो जितना लंबा लाइन होगा, उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। तो लेंथ जो है मैग्नीट्यूड को बताता है, और एरोटिप किसको बताता है? डायरेक्शन। ठीक, तो आते हैं सर, इसी चीज को लिख सकते हैं कि इन ऑर्डर टू बी एक फ्रेजल वर्ड है, इसका मतलब के लिए, in order to represent a physical quantity, a directed line segment is required. Directed line segment is required. The length of the line segment represents the magnitude of the vector. While an arrow tip represents the direction. The what? Direction. Correct. In order to represent a physical quantity, in order to represent a vector quantity, not physical quantity, a vector quantity, a directed line segment is required. The length of the line segment represents the magnitude of the vector, while an arrow tip represents the direction. क्या सुना? In order to represent a vector quantity, किसी वेक्टर क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज रिक्वायर्ड, एक निर्देशित रेखाखंड की आवश्यकता पड़ती है। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। लाइन सेगमेंट का जो लंबाई है वेक्टर के परिमाण को व्यक्त करता है। एंड एन एरो टिप रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, और तीर का नोक या जबकि तीर का नोक जो है उसके दिशा को बताता है। अब समझ में आ गई कि भाई आपने क्या देखा, किसी भी वेक्टर को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का सहारा लेते हैं, जिसमें लाइन सेगमेंट का लेंथ मैग्नीट्यूड को बताता है और इसका एरो डायरेक्शन को बताता है। तो अगला हमारा क्या हो गया? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या है? वेक्टर। आपने देख लिया पिक्टोरियली हम ऐसे करते हैं। नेक्स्ट बताएंगे क्या कि हाउ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली। इसके बाद फिर क्या बताएंगे? इसके बाद बताएंगे कि कितने प्रकार का वेक्टर है, कितने प्रकार का वेक्टर है, उसका भी क्लासिफिकेशन अपना हम बनाए हैं कि वेक्टर कितने प्रकार का है। तो 2 क्लासिफिकेशन बनाए हैं, एक है बेसिक वेक्टर, बेसिक फंडामेंटल, और एक है जनरल टाइप्स। एक फंडामेंटल टाइप्स या बेसिक टाइप्स ऑफ वेक्टर और एक है जनरल टाइप्स ऑफ वेक्टर। बेसिक में देखेंगे दो तरह का होता है, जनरल देखेंगे 14-15 तरह का होता है। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।